हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तेज क्लासेस पर। हमारा मोटो है टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री 315, इसका कोड है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, जिसका ये पार्ट 2 है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कॉमेंट करके कह रहे थे मैम पार्ट 2 जल्दी ले आइए, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड होगी, बट इसका कारण ये है कि सुबह से लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से वाईफाई वगैरह नहीं था, ऑन नहीं हो पाया था, ठीक है। और बैटरी भी नहीं थी फ़ोन में। अब अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं चार्जिंग लगाकर इसकी जो है ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। वीडियो जो है ये हम पहले ही ऑलरेडी सुबह से ही बना के हमने रखी हुई थी, बट सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से लेट थोड़ा सा अपलोड सिस्टम हो रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट आशा करूँगी आप लोग समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, पार्ट 2 को देख लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। मैं चैनल की होस्ट तनु, एंड अगेन सॉरी फॉर द डिले इन ऑफ आर वीडियो। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इसमें। और साथ ही साथ अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इसका पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पार्ट 2 है, तो दोनों पार्ट्स को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, और आप जो है आसानी से हिस्ट्री को पास कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधेरे युग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, अंधेरे युग से तात्पर्य है 750 से 1200 ईस्वी मध्य का भारत। यानी अंधेरे युग का मतलब ये है जो 750 और 1200 ईस्वी के मध्य का बीच का जो भारत था ना, उसको अंधेरा युग बोला जाता है। इस अवधि को पूर्व इतिहासकारों ने अंधेरे युग की संज्ञा दी है, ठीक है। तो इसी को अंधेरे युग की संज्ञा जो है हमारे इतिहासकारों ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के 2 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखने हैं, और हमें यह भी बताना है कि वो किन्हें समर्पित है, किन के लिए वो मंदिर बनाए गए थे। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 2 मंदिरों के नाम है, सबसे पहले अंगर कोवाट, यानी अब इसको कंबोडिम बोला जाता है। ये मंदिर जो है ये शिव और विष्णु को समर्पित थे। उसके बाद सेकंड मंदिर है हमारा बराबुदूर जावा। ये मंदिर जो है बौद्ध धर्मावलंबियों को समर्पित थे, यानी बौद्ध भगवान को जो है ये मंदिर समर्पित था। और अंगर कोवाट जो है वो शिव और विष्णु को समर्पित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं और इसके कारण क्या थे? तो त्रिकोणीय संघर्ष क्या है और इसके क्या क्या कारण थे? तो आंसर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। यानी इस बीच में 3 प्रमुख शक्तियाँ उभरी। यह 3 जो थी वो उत्तर भारत में प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट, और पूर्वी भारत अर्थात बंगाल में पाल थी। तो सबसे पहले प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल। तो ये 3 शक्तियाँ उभरी। कन्नौज को लेकर लगभग 200 वर्ष तक इन तीनों में शक्तियों के मध्य लंबा संघर्ष चला। तो ये जो 3 शक्तियाँ थी, पहली प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, तो ये 3 शक्तियों के बीच में कन्नौज को लेकर बहुत सालों तक, 200 सालों तक लगभग इनके बीच में लंबा संघर्ष चला। और वो क्यों चला कि कन्नौज जो है वो हमारे क्षेत्र में आना चाहिए, और इन तीनों को इसी बात को लेकर इन तीनों का झगड़ा हुआ, जिसे इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष की संज्ञा दी गई है। तो इसी को त्रिकोणीय संघर्ष जो है इतिहास में बोला गया है। इस संघर्ष में अंतिम रूप से गुज्जर प्रतिहार विजित हुए थे। तो इसमें जो है गुज्जर प्रतिहार जीते थे। हर्ष की नई मृत्यु के पश्चात यह भारतीय इतिहास की स्वर अधिक जो है महत्वपूर्ण घटना थी। हर्ष जो था वो उसमें मारा गया था, और इस वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे किसकी, इतिहास की। और कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना इस संघर्ष का मुख्य उद्देश्य था। तो कन्नौज जो था उस पर किस प्रकार से ये लोग अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं, यही इनका उद्देश्य था, कैसे उसको अपना राज्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। तो ये जो संगम युग है ये कब आया था? ये 3री शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, और यहीं से चोलों का प्रारंभिक इतिहास स्टार्ट होता है।
किंतु इनकी राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ। 9वीं शताब्दी में जो था इनका अच्छी तरह राजनीति में ये लोग आ गए। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की और यहीं से चोल साम्राज्य की उत्थान का दौर जो था वो आरंभ हुआ। ठीक है, यहीं से जो था चोल साम्राज्य जो था वो आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत कौन थे और उनकी उत्पत्ति से संबंधित हमें विभिन्न मतों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि राजपूत कौन थे और इसके बाद हमें बताना है कि उनकी उत्पत्ति यानी वो स्टार्टिंग उनकी कैसे हुई राजपूतों की। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 750 ईस्वी से 1280 का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस समय के अनेक राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। इन राजवंशों में गुज्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, चंदेल, चालुक्य, तोमर इत्यादि हैं। उनमें से अधिकांशतः राजपूती माने जाते हैं, इसीलिए इस काल को राजपूत भी कहते हैं। तो ये काल जिसमें कि राजपूती जो थे उनका पतन हुआ या फिर उनकी जो स्टार्टिंग हुई उसी को राजपूत बोलते हैं, राजपूती काल को। तो इसमें कौन कौन से माने जाते हैं? गढ़वाल वाले, चौहान, चंदेल, चालुक्य, तोमर, गुज्जर, प्रतिहार, ये सभी राजपूत जो थे राजपूतों के दर्जे में आते हैं। राजपूत की उत्पत्ति के विषय पर विद्वानों में मतभेद और इस संबंध में जो है बहुत सारे मत जो हैं विद्वानों ने दिए हुए हैं। अपनी साइड से हर कोई अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। वे दो प्रकार के कौन से मत हैं? विद्वानों के एक समूह का समान मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है। तो एक समूह तो ये मानता है विद्वानों का कि जो राजपूत है वो विदेश से आए थे इसलिए उनकी उत्पत्ति विदेशी है, जबकि दूसरे समूह का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति स्वदेशी है, यानी हमारे पहले से ही वो इंडिया में थे तो यहीं से स्वदेशी है उसकी। किंतु कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन भारत से यानी क्षत्रियों से मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है, यानी जो फाइट वगैरह करते हैं ना वो क्षत्रिय हैं। ठीक है, उनसे हुई है। संभवतः यह तर्क संगत भी है, क्योंकि राजपूतों का भारतीय राजनीतिक पलटकर उदय विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध की प्रक्रिया के दौरान हुआ तथा उन्हें स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रीय एवं अनेक लोगों तथा संस्कृति की रक्षा के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य जो है अपने कंधे पर इन्होंने भार ले लिया था। यानी भारतीय राजनीतिक पलट जब हुआ तो राजपूतों ने, देखे इसमें हमें यही लिखना है बेसिकली कि राजपूत क्या होते हैं वो हमने ऊपर देख लिया। राजपूतों के लिए क्या क्या मत दिए हुए हैं विद्वान, पहले तो ये मानते हैं कि ये परदेशी हैं यानी ये बाहर से आए हैं। दूसरे ये मानते हैं कि ये लोग स्वदेशी हैं यानी ये हमारे देश में ही थे। और तीसरे जो विद्वान है वो ये लोग मानते हैं कि ये जो लोग थे ना राजपूत लोग जो थे वो क्षत्रिय कुल से थे, यानी देश के ही क्षत्रिय कुल से थे, जिन्होंने कि हमारी फाइट वगैरह में जो इतनी भी लड़ाइयाँ हुई उनमें हमारे अच्छे तरह से अपना जो कार्यभार था वो अपने कंधे पर ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी को एक तुर्क आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद गोरी को एक तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। 1206 तक भारत के अधिकांश भाग पर उसने विजय कर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी जब मुस्लिम साम्राज्य की नींव हमारे भारत में रखी गई थी तो उसी को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन, अरब का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो अरब का भारत पर प्रथम आक्रमण सन 636 ईस्वी में ठाणे, बड़ौद, देवल, परवाह था। ठीक है, इन पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय के समय अरब का सेनापति कौन था? तो जब सिंध की विजय हुई, जब उसने युद्ध जीता तो उसका उस टाइम पे सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा उस टाइम पे उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों के सिंध आक्रमण के क्या कारण थे? यानी अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किए तो क्या क्या कारण थे, किन कारणों से उन्होंने किया? सिंध पर आक्रमण का कारण देवल के लुटेरों द्वारा अरब मालवाहक फोर्टों में हुई लूट का बदला लेना था। यानी मालवाहक में जो लूट हुई थी ना उसका बदला लेना इन्होंने समझा, इसीलिए उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो महमूद गजनी जो था वो सुबकित गिन का पुत्र था, गजनी वंश का संस्थापक और तुर्की गुलाम का सेनापति था। तो ये कौन था? ये गजनी वंश का संस्थापक था, यानी इसी ने गजनी वंश जो था वो चलाया था और तुर्की गुलाम का ये सेनापति था। उसके आक्रमण के उद्देश्य को लेकर
अलग अलग विचार व्यक्त किए गए। कुछ इतिहासविद का विचार है कि महमूद ने धन प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया गया था। यहाँ पर भी जो है इतिहासविद अपने विचार देते हैं कि इसने क्यों किया था महमूद ने हमारे ऊपर आक्रमण, ताकि ये जो है हमारे भारत से धन लूट कर चला जाए। ठीक है, कुछ तो ये मानते हैं धन प्राप्त करने का उसने प्रयास किया था। कुछ लोगों का विचार है कि वह भारतीय राज्यों की विजयों द्वारा विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करना चाहता था। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं किया, उसने इसलिए ऐसा किया ताकि वो मतलब भारत के राज्य भी जीत सके और इससे पूरे विश्व में उसकी जो है कह सकते हैं अपना महत्वपूर्ण स्थान वो जो है पाना चाहता था। कुछ इतिहासकार का ये विचार है कि भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए उनके भारत पर 12 आक्रमण किए थे। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि उसने कितने आक्रमण किए थे? 12 आक्रमण किए थे। और क्यों किए थे? कुछ लोग ये मानते हैं कि उसने धन के लिए किए थे, कुछ लोग मानते हैं कि उसने भारत के जितने भी राज्य हैं ना उनको जीतने के लिए ये सब किया था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उसने इस्लाम धर्म के जो है प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किए थे, वो भी 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कपड़ा बाजार की प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार से नियमित किया, व्याख्या करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत पर कुल 30 वर्षों तक शासन किया था। उसका शासन जो था वो सुधारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उसने 30 साल तक दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है, भारत पर। और उस टाइम का जो उसका शासनकाल था वो सुधार उसमें बहुत सारे हुए थे। उसके राजस्व संबंधी सुधार और बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक महत्व है। यानी उसने क्या किया था? उसने राजस्व संबंधी सुधार किए थे और इसके साथ उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी चलाई थी। अलाउद्दीन की कपड़ा बाजार नीति क्या थी? सुल्तान की व्यावहारिकता, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति, उसने ईमानदार अधिकारी अपने अपनाए थे। दंड की कठोरता, उसने अगर कोई जो है मतलब कपड़ा बाजार में कुछ भी काला बाजारी करता है तो उसको अच्छे से मतलब क्रोध उसमें कठोर दंड दिया जाता था। गुप्तचरों की व्यवस्था, इसके साथ साथ उसने गुप्तचर भी लगाए हुए थे। वस्तुओं की नियमित आपूर्ति का प्रबंधन, यानी डेली जो है वस्तुओं की आपूर्ति हो, इसके साथ साथ व्यापारियों को भी उसने सुविधाएं दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली की व्याख्या हमें करनी है। तो दिल्ली सल्तनत प्रणाली की भू राजस्व की व्याख्या इस प्रकार है। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था का आधार भूमि की उपज तथा राज्य की आय या मुख्य स्रोत भू राजस्व था। तो दिल्ली सल्तनत का जो था सबसे मेन आय क्या थी? वो थी भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब होता है, भू का मतलब भूमि, राजस्व यानी पैसा। ठीक है, भूमि से मिलने वाला पैसा, यानी कि जब राजा भूमि पर कर लगाता था, टैक्स लगाता था, तो वो भू राजस्व में आता था। समस्त भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। सबसे पहले खालसा भूमि होती थी। ये वो भूमि होती थी जिस पर सुल्तान है वो भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। केंद्र सरकार ने प्रशासन की प्रत्येक उप विभाग में अमिल नियुक्ति कर रखे थे और वह ग्राम के चौधरी, मुकद्दम, पटवारी जैसे पैतृक अधिकारियों की सहायता से लगान वसूलते थे। तो पहली है खालसा भूमि, जिसको जो है जिसके लिए इन्होंने चौधरी, मुकद्दम, पटवारी ऐसे लोग रख रखे थे जो कि लोगों से लगान वसूला करते थे। ठीक है, लगान मूवी आपने देखी भी होगी, टैक्स वगैरह वसूलते थे। उसके बाद सेकंड भूमि होती है मिल्कत तथा वक्फ की भूमि। तो ये भूमि लोगों को दान में दी जाती थी जिस पर सरकार कोई लगान नहीं लगाती थी। ठीक है, कोई निर्धारित लगान नहीं लगाती है। इस भूमि को प्राप्त करने के लिए भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था। वंशानुगत का मतलब होता है जैसे पापा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। ठीक है, तो वैसे वंशानुगत अधिकार इन भूमियों पर होता था। ठीक है, इस पर कोई लगान नहीं होता था। लेकिन राजाओं के अधीन भूमि कौन कौन सी होती थी? ये भूमि अधीनस्थ हिंदू राजाओं की भूमि थी जो राज्य को प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि देते थे। साधारणतः सल्तनत काल में किसानों को ऊपर का 1/3 से लेकर आधा भाग तक राज्य को देना पड़ता था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने भूमि की पैमाइश पर जो लगान था उसमें निर्धारित किया था। राजाओं के अधीन भूमि यही भूमि होती थी जो राजाओं के लिए पहले से ही निर्धारित थी और इसके लिए जो भूमि थी वो उस पर उनको
उनको निश्चित धनराशि देनी पड़ती थी। जो कर होता था ना वो निश्चित होता था और साल में एक बार देना होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? बाबर ने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि मध्य एशिया में उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। भारत की स्थिर राजनीतिक परिस्थितियों में भी इसने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो बाबर ने जिन समस्याओं का सामना किया वो हैं अभिजात्य और कमांडर मध्य एशिया में जाना चाहते थे। सभी राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व से संगठित हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के दूसरे युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या क्या परिणाम हुए? युद्ध में मुगलों की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। तो सबसे पहले तो इसमें मुगल जीते और मुगल साम्राज्य जो था वो दोबारा से स्थापित हुआ। इस युद्ध में मुगलों की प्रतिष्ठा जो थी वो बढ़ गई और आर्थिक स्थिति सुधर गई। इससे क्या था कि लोगों के बीच में मुगलों की प्रतिष्ठा बढ़ी, यानी अब मुगलों को बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति जो थी वो भी सुधर गई। इसके बाद भारत में बाबर ने जिस नई युद्ध पद्धति का सूत्रपात किया उसका वर्णन हमें करना है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि बाबर ने कौन सी नई युद्ध पद्धति जो थी वो अपनाई। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कहे जाने वाले जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की तत्कालीन आधुनिक यूरोपीय तथा भारतीय सभी विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में प्रशंसा की है। तो बाबर जो था उसका असली नाम क्या था? जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नीतियां थी और जिसकी सबने प्रशंसा भी की है। बाबर ने सोनीपत की लड़ाई में एक नवीन युद्ध पद्धति का सूत्रपात किया जिसे रूमी ओटोमैन युद्ध पद्धति कहा गया। तो इसकी जो पद्धति थी, नई पद्धति, वो ओटोमैन कही जाती थी और इसने सोनीपत की लड़ाई में नई पद्धति अपनाई थी। यह युद्ध नीतियाँ बड़ी अद्वितीय थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी नीतियाँ थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना की अपेक्षा बाबर की सेना संख्या में बहुत कम थी। देखिए बाबर की जो सेना थी वो कितनी थी? बाबर की सेना 1200 सैनिक की थी, ओनली 1200 सैनिक। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना कितनी थी? 1 लाख सैनिक था उसके पास। लेकिन फिर भी जीता कौन? बाबर जीता। और वो ऐसा क्यों जीता? क्योंकि उसने इब्राहिम की सेना को 2 पंक्तियों से घेर लिया था। बीच में से उसके घुड़सवारों ने तीरों से और अनुभवी ओटोमैन तोपचियों ने तोपों से आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में दिए गए विभिन्न मतों की हमें चर्चा करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था, हड़प्पा सभ्यता आखिर खत्म क्यों हो गई? ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मत हैं जिनको माना जाता है, क्या मतलब विचार हैं लोगों के कि क्यों वो खत्म हुई होगी? तो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो अकाल और महामारी से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा माना जाता है। अकाल या महामारी से जो थी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी। इसके अलावा बाढ़ और भूकंप ने इसे अपनी गोद में समा लिया, ऐसा भी लोग मानते हैं। आर्यों के आक्रमण ने इसे छीन लिया, ऐसा भी माना जाता है कि आर्यों का जो आक्रमण था इसकी वजह से भी इसको छीन लिया गया। जलवायु परिवर्तन से भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब में अकबर ने दक्कन में मुगलों की सर्वोच्चता कैसे स्थापित की? तो दक्कन में कैसे मुगलों की सर्वोच्चता अकबर ने स्थापित की थी हमें बताना है। अकबर को उत्तराधिकार के रूप में एक छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था। अकबर को उत्तराधिकारी के रूप में एक बहुत छोटा सा राज्य दिया गया था, किंतु वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिंहासन पर अपने अधिकार को सुदृढ़, स्थिर और प्रारंभिक समस्याओं का समाधान करने के बाद अपने साम्राज्य के विस्तार करने की नीति को सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया। लेकिन उसको छोटा राज्य बेशक दिया था, लेकिन उसने ऐसी नीतियाँ अपनाई कि वो जो था साम्राज्य पूरा उसने विस्तार करने की कोशिश की। अकबर ने 1593 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल रहीम खान एवं मुराद को दक्षिण भेजा। तो इसने क्या किया? इसने रहीम खान और मुराद को दक्षिण में भेज दिया और इसके साथ साथ 1594 ईस्वी में यहाँ के शासक बुरहानु मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद अहमदनगर के किले का दायित्व बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीबी पर आ गया था। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो सारे जो कार्यभार था वो चांद बीबी पर आ गया और जब मुगलों ने महमूद नगर पर घेरा डाला तो चांद बीबी ने उसका डटकर मुकाबला किया और फिर उनके बीच में समझौता हो गया। इस प्रकार से इस संघर्ष के बाद दौलताबाद और अहमदनगर को किले के मुगलों ने प्राप्त कर लिया। तो इसको मुगलों ने प्राप्त कर लिया, समझौता हुआ और इस वजह से उसके आसपास के क्षेत्र
क्षेत्रों को उसने जीत लिया। ठीक है, दिया था इसको बहुत छोटा सा राज्य और उसी को उसने बढ़ा के बड़ा बना लिया और चांद बीबी का भी बाद में देहांत हो गया। अब जो था वो दक्कन में मुगलों का जो प्रदेश था वो अशीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार शामिल थे। इसमें इसने एक छोटे से राज्य से 4-5 बड़े बड़े राज्य अपने बना लिए। ठीक है, दक्कन में इसने ऐसे अपना स्थापत्य जो था वो स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता के कारणों की हमें समीक्षा करनी है। तो शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं कैसे असफल रहा ये हमें बताना है। हुमायूं जब सत्तासीन हुआ तो उस समय सर्वत्र अस्थिरता थी, जिससे उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और शेर शाह के विरुद्ध असफलता का कारण बना, जिसका विवरण हम बताते हैं ऐसे। राज्य का विभाजन हुआ। गद्दी पर बैठते ही हुमायूं ने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। ये विभाजन साम्राज्य की एकता के लिए घातक सिद्ध हुआ और उसने कामरान को ऐसे प्रदेश दिए जहाँ से मुगलों को सैनिक मिलते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने अपनी जो गद्दी थी उस पर बैठते ही अपने भाइयों को अपना राज्य सौंप दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। धन और समय की उसने बहुत बर्बादी की। हुमायूं बड़ा अभिलाषी व्यक्ति था। उसने अपने रंग रलियों पर अपना काफ़ी ज़्यादा धन जो था और बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। समय को महत्व को ना समझते हुए वो गौड़ के किले में अफीम खाकर मग्न हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उसे शेर शाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, औरंगज़ेब ने मराठों पर मुकाबला कैसे किया ये हमें बताना है। औरंगज़ेब एक दकियानूसी और संकुचित विचारों वाला कट्टर सुन्नी शासक था। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परित्याग कर दिया। हालांकि दक्षिण नीति के संबंध में धार्मिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं रही। अकबर के काल से ही मुगलों और दक्षिणी राज्यों के संबंध में बदलाव आते रहे। ठीक है, अकबर के काल से ही मुगलों और दक्षिणी राज्यों के बीच में जो संबंध थे वो बदलते रहते थे। बीजापुर और गोलकुंडा की वजह से औरंगजेब की दक्षिण की विजय पूरी नहीं हुई। औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत में मराठों की नवीन शक्ति का उदय हुआ। औरंगजेब का सर्वाधिक संघर्ष मराठों में हुआ। मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी था। तो मुगलों ने क्या किया, शिवाजी और इनके बीच में लड़ाई वगैरह हुई और इसके बाद जब शिवाजी अहमदनगर और जुम्मान पर इन्होंने आक्रमण किया तो क्या हुआ, परंतु जो 1657 में औरंगजेब ने उन्हें एक युद्ध में परास्त करके संधि करने पर बाध्य कर दिया। ठीक है, जो शिवाजी थे उनके साथ इन्होंने युद्ध किया और उनको एक संधि करने पर बाध्य कर दिया और राजा जयसिंह ने 1665 ईस्वी में शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी 3/4 के लिए जो भूमि थी वो मुगलों को सौंप दी थी। इस काल में दक्षिण में मुगलों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, किंतु औरंगजेब की दक्कन के प्रदेशों को खुल्लम खुल्ला अपने राज्यों में शामिल करने की नीति अपनाई। औरंगजेब ने बीजापुर की घेराबंदी की निगरानी खुद ज़्यादातर समय दक्कन में ही औरंगजेब रहा। ठीक है, और उसने क्षेत्र की मुगल नियंत्रण के अधीन रखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सल्तनत का पतन कब शुरू हुआ? शर्की सल्तनत का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ? सल्तनत का पतन जो था यानी वो कैसे ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमें इसमें बताना है। इसके अलावा शर्की सल्तनत जो थी वो कैसे बढ़ती चली गई। विस्तार का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सल्तनत का पतन जो था वो 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद आरंभ हुआ। तो जैसे ही फिरोज शाह तुगलक मरा उसके बाद इसका पतन होना, इसका एकदम से ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। पश्चिम में अलीगढ़, पूर्व में दरभंगा, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बुंदेलखंड तक शर्की सल्तनत का विस्तार है। तो विस्तार कहाँ कहाँ तक है इसका? पश्चिम में तो अलीगढ़ तक, पूर्व में दरभंगा यानी बिहार में, और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बुंदेलखंड तक इसका विस्तार है। उसके बाद कृष्णदेव राय कौन था, उनकी किन्हीं 2 उपलब्धियों का हमें उल्लेख करना है। तो कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो विजयनगर एक जो है राज्य है उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। उसकी 2 उपलब्धियां हैं, वे एक विजेता के साथ साथ महान प्रशासक भी था। उसने अपने राज्य को संगठित किया और न्याय प्रदान किया। उसने भूमि संबंधी और व्यापार संबंधी सुधार भी बहुत ज़्यादा किए। वह कला का समर्थक था। उसने कला को अपने जो था पूर्ण संरक्षण प्रदान किया।
तो इसमें हमें बताया गया है वो विजेता के साथ साथ एक महान प्रशासक था जिसने कि भूमि संबंधी और व्यापार संबंधी सुधार किए। इसके अलावा वो एक कला का समर्थक था और उसने कला को बहुत ज़्यादा अच्छा उभारने की कोशिश की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य के प्रशासन का हमें वर्णन करना है। तो विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था दो स्तरों पर थी, एक थी केंद्रीय और दूसरा था प्रांतीय। साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी और समस्त शक्ति का स्रोत राजा था। यानी जो विजयनगर में क्या होता था, वहाँ पे केंद्रीय शक्ति होती थी, उसके बाद प्रांतीय शक्ति होती थी। तो सबसे पहले जो समस्त इन दोनों की शक्तियों के ऊपर राजा था। राजा जो था वो पैतृक होता था, यानी पिता से ही, पिता का बेटा, यानी अगर राजा जो है वो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। यद्यपि विजयनगर के राजा स्वेच्छाधारी शासक थे परंतु वे अत्याचारी नहीं थे। मतलब स्वेच्छाधारी का मतलब होता है वो खुद की इच्छा पे चलते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं थे कि वो अत्याचार करते थे लोगों पर, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए मंत्री होते थे जिनकी संख्या 6 से 8 होती थी। तो इनके पास 6 से 8 मंत्री होते थे। मंत्रियों की नियुक्ति जो थी वो राजा करता था और मंत्री को उसके पद से हटाने का अधिकार भी राजा के हाथों में ही था। विजयनगर साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रबंध करने के लिए एक गवर्नर होता था। तो 6 प्रांत में इसको बांटा था। इसके ऊपर ही एक गवर्नर होता था हर एक प्रांत के ऊपर, जिसे प्रांतपति या नायक कहा जाता था। नायक को सिविल, सैनिक या न्याय संबंधी मामलों में बहुत शक्तियां प्राप्त थी। वह प्रांत में एक छोटे से राजा के समान होता था। तो वो प्रांत में क्या होता था, एक छोटा सा राजा होता था, ऐसा माना जाता था। प्रत्येक प्रांत भी जिलों में विभक्त था। जिले को नाडु अथवा कोहम कहा जाता था। प्रत्येक जिले में कई गांव होते थे। गांव का प्रबंधन जो था पंचायत द्वारा किया जाता था। पंचायत की सहायता के लिए कुछ कर्मचारी होते थे और जिन्हें भूमि की जो था कुछ कर दिया जाता था। यानी पहले हमारा केंद्र आया, केंद्र के बाद प्रांत आया, प्रांत में जिले थे, जिले में भी उसके बाद कुछ गांव होते थे। तो गांव का प्रबंधन पंचायत करती थी और पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता था, भूमि के ऊपर वो टैक्स देते थे, वहाँ से उसे पैसा मिलता था। ये सारा हमारा जो है विजयनगर के बारे में बताया गया। उसके बाद बहमनी और विजयनगर राज्यों के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। तो बहमनी एक राज्य है और उसके बाद विजयनगर राज्य है। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई, युद्ध हुए, उनके क्या कारण थे और उनके संघर्ष का क्या परिणाम हुआ। तो विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य कोई 2 शताब्दी तक साथ साथ पनपते रहे। इस लंबे चौड़े काल में उनका आपस में अनेक बार संघर्ष हो जाता था, ठीक है। तो इनका संघर्ष हो जाता, जिनके अनेक कारण थे। तो क्या क्या कारण थे। पहला तो था तुंगभद्रा दोआब संघर्ष का प्रथम कारण। तो सबसे पहले तुंगभद्रा और दोआब का पहला कारण था। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य का भाग तुंगभद्रा दोआब के नाम से जाना जाता था। यानी तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो भाग था ना, उसको तुंगभद्रा दोआब के नाम से लोग जानते थे। ये दोआब बहुत ज़्यादा उपजाऊ था और इसी बात पर दोनों राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक निर्भर करती थी। तो ये इन नदियों के बीच में वो दोनों राज्य थे, जिसकी वजह से इनकी जो मतलब ये जो नदियाँ थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वहाँ की थी और इस वजह से इनके बीच में संघर्ष होता था कि ये नदियाँ हमारी हैं। झगड़ा इनका चलता रहा और जिसमें कि विजयनगर और बहमनी राज्यों में भी झगड़े का एक बड़ा कारण ये नदियाँ जो थी वो सिद्ध हुई। उसके बाद कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पर अधिकार का प्रश्न था। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा केवल उपजाऊ ही नहीं बल्कि अनेक बंदरगाहों का घर भी है। तो यहाँ पर सिर्फ ये उपजाऊ की वजह से नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह भी हैं और बंदरगाह द्वारा भारत का व्यापार लंका, इंडोनेशिया, मलाया, वर्मा इन सब में होता था। मतलब यहाँ से कृष्णा और गोदावरी के साथ साथ इन डेल्टा से क्या होता था, बंदरगाह थे, समुद्री रास्ते थे, जिसकी वजह से व्यापार इनका अच्छा हो जाता था और इस वजह से भी इनके बीच में झगड़ा हुआ। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान का या कोंकण प्रदेश पर इनका अधिकार का प्रश्न था। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान भी उपजाऊ है और यहाँ पर उन दिनों गोवा आदि अनेक बंदरगाह थे जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक बड़ा साधन थे और इन बंदरगाहों से न केवल भारत का माल ही विदेशों को जाता था बल्कि ईरान आदि देशों से घोड़े आदि का आयात भी होता था।
तो यहाँ से ना सिर्फ यहाँ का माल जाता था, वहाँ से आयात भी होता था, जिस वजह से भी इनके बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक था। इन्हीं कारणों से दोनों पक्षों से में युद्ध होना स्वाभाविक था। तो हमने ऊपर जितने कारण देखे, 3 कारण, उन्हीं वजह से युद्ध होना तो स्वाभाविक था, जो 1565 ईस्वी में हुआ और जिसमें विजयनगर राज्य की हार हुई और सदा के लिए उसका अंत हो गया। तो इसका परिणाम क्या रहा? विजयनगर राज्य की हार हो गई और बहमनी राज्य जो था वो जीत गया और इस वजह से विजयनगर राज्य पूरी तरह से जो था बर्बाद हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की और प्रणाली क्यों बनाई गई थी? तो मनसबदारी प्रणाली क्या थी और क्यों इसको बनाया गया था? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली स्थापित की थी। यह सभी जाटों को पद अनुसार सुव्यवस्थित करने और उनकी तनख्वाह निश्चित करने तथा घुड़सवारों की कितनी संख्या का रखरखाव करना, इसके लिए निर्मित की गई थी। तो ये क्यों निर्मित की गई थी मनसबदारी प्रणाली? ताकि रखरखाव पता चल सके, किसका क्या रखरखाव करना है, कितनी संख्या में घुड़सवार रखने हैं और कितने हमें सैनिक रखने हैं। तो इसके लिए दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली की हमें व्याख्या करनी है। तो दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व प्रणाली जो हमने ऊपर भी पढ़ा, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4-5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली की व्याख्या इस प्रकार से है। पहला, सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था का आधार भूमि की उपज था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही था। तो हमने ऊपर भी देखा, भू राजस्व यानी भूमि पे टैक्स। ठीक है, तो भूमि को 4 श्रेणियों में हमने विभाजित किया, ये तो हमने ऊपर देख ही दिया है ना। सबसे पहले खालसा भूमि, जो कि सुल्तान का भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। केंद्र सरकार के प्रशासक के प्रत्येक विभाग में क्या करते थे, नियुक्ति करते थे। और ग्राम के चौधरी हमने ऊपर देखा, मुकद्दम पटवारी जो थे वो इनकी सहायता से जो थे लगान इन पे वसूला करते थे। खालसा भूमि वो भूमि होती है जिस पर कि एक भूमि का जो स्रोत होता है उसमें एक मतलब पटवारी वगैरह होते हैं या फिर मुकद्दम चौधरी होते हैं ना, तो ये कर वसूलते हैं लोगों से। ठीक है, उसके बाद इक्ता भूमि होती थी। सेना शासकों को दी गई भूमि इक्ता कहलाती थी, यानी जितने भी सेना में शासक थे उनकी भूमि जो दी जाती थी उसको इक्ता भूमि कहते थे। इक्ता का स्वामी मुक्ति या वली होता था। इनसे अपेक्षा की जाती थी कि इक्ता की आय से अपनी सैनिक टुकड़ियों के खर्चे चलाएं। तो ये इक्ता से जितनी आय आ रही है उनसे ये लोग अपनी सैनिक टुकड़ियों के खर्चे चलाते थे। मुस्लिम खेत और विद्वानों की दी गई भूमि वक्फ कहलाती थी। यह भूमि कर मुक्त थी, यानी इन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जो कि मुस्लिमों को या फिर विद्वानों को दी जाती थी। उसके बाद हिंदू सामंती सरदारों की भूमि थी। यह सरदार सुल्तान को वार्षिक नजराना देते थे। उसके बाद हिंदू सामंती सरदारों की भी भूमि आती थी, जो कि सुल्तान को एक नजराना देते थे हर साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुगलों के अधीन मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? इसके उदय पर हमें प्रकाश डालना है। तो मुगलों के काल में मनसबदारी प्रथा क्या थी और इसका क्या क्या हमें उदय के ऊपर हमें कैसे स्टार्ट हुई, उसके बाद हमें बताते हैं आंसर। मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका शुभारंभ महान मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ था। तो मनसबदारी हमने ऊपर भी देखा, अकबर ने चलाई थी। ये मुगलों द्वारा आरंभ की गई बड़ी अद्वितीय प्रणाली थी। मनसब जो है वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेणी या फिर पद। ठीक है, तो मनसब से मनसबदार बना। मुगल काल में मनसबदार उस अधिकारी को कहते थे जो कि शाही सेना में एक पद या फिर श्रेणी प्राप्त करता है। तो मतलब मनसबदार कौन होता था? जो कि शाही सेना में अपना एक पद प्राप्त करता है। इसका उदय कैसे हुआ? यूं तो मुगलों की मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी तथा यह प्रथम मूल रूप से एशिया से आई हुई थी। अकबर के काल में अस्तित्व में आई मनसबदारी प्रथा का विकास भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मनसबदारी श्रेणी में 66 स्थापित की गई थी जिसकी सीमा 10 घुड़सवार कमांडरों से 10,000 घुड़सवार तक थी। यद्यपि उसने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख यहाँ पर किया है और इसमें कई परिवर्तन भी हुए। अकबर के जो थे काल में इसमें कई परिवर्तन हुए, जैसे कि जो 3 गुने घोड़े रखता था उसको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे सिंहस्पा। ठीक है, और जो 2 घोड़े रखता था, 2 गुने घोड़े रखता था उनको कहते थे द्विस्पा। और जो 1 घोड़े रखता था, अपने सिर्फ एक ही घोड़ा रखना उनको होता था तो उसको कहते थे एक स्पा। ठीक है, तो ये जो है
3 स्पा, 1 स्पा और 2 स्पा, यही है कि उनको कितने घोड़े रखने होते थे। शाहजहां ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संशोधन भी किए और जो परिवर्तन किए गए वह औरंगजेब के काल तक यथावत बने रहे, यानी औरंगजेब जब तक आया जब तक ये परिवर्तन चलते रहे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के लिए 4 खाद्य फसलों और 4 नकदी फसलों की हमें सूची बनानी है। यानी मध्यकालीन भारत में कौन सी 4 खाद्य फसल थी और कौन सी 4 नकदी फसल थी जो लोग ये खाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नकदी फसलें हैं गन्ना, अफीम, नील और रेशम, और 4 खाद्य फसलें हैं चावल, गेहूं और ज्वार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेत बटाई और लेंग बटाई में क्या अंतर है। खेत बटाई के अंतर्गत फसल तैयार होते ही खड़ी फसल का विभाजन कर लिया जाता था, जबकि लेंग बटाई में फसल की कटाई के पश्चात खलिहान मिलाया जाता था और अनाज निकाले बिना ही राज्य और किसान के मध्य उसे बंटवारा कर लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई के लिए बनवाई गई कुछ नहरों के हमें नाम लिखने हैं। तो कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य सुल्तान ने सिंचाई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए। फिरोज शाह तुगलक ने राज्यों में 30 बांधों का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने क्या करवाया था, 30 बांधों का निर्माण। सुल्तान द्वारा निर्मित सबसे विशाल नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी के पानी को हिसार तक लेके जाती थी। दूसरी नहर जो लगातार लगभग 96 मील लंबी थी, जो सतलुज से निकलकर घग्गर में मिल जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ियों और हांसी के मध्यवर्ती प्रदेश को पानी देती थी। तो ये कुछ नहरें जो थी इन्होंने बनवाई थी। इन नहरों से क्या होता था, गेहूं, गन्ना, ये सब जो थे अच्छी किस्म की फसलें की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्राफ कौन था और उसकी क्या भूमिका थी। तो सर्राफ एक अन्य समुदाय था जो पैसों के लेन देन के काम में लगा हुआ था। इस समुदाय के उल्लेख सल्तनत काल से मिलने शुरू हो गए थे, तथापि मुगल काल तक आते आते उन्होंने 3 भिन्न भिन्न कार्य विकसित किए, जो कि एक अन्य समुदाय जो पैसे के लेन देन के काम में लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या क्या कार्य विकसित किए। धन बदलने वाले इस भूमिका में सर्राफ को सिक्के की धातु संबंधी शुद्धता और उसके वजन की जांच के काम में विशेषज्ञ समझा जाता था। यानी जो सर्राफ होते थे ये क्या करते थे, धन के ऊपर ये अपने वो रखते थे। इनका जो मतलब परिवर्तन विकसित जो हुए थे, इनको सिक्के की धातु परखनी अच्छी तरह आती थी, शुद्धता देखनी आती थी, भाई सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी देख सकते थे कि सिक्के में कितना वजन है। तो इस चीज़ को इन्होंने जो था विनिमय दर इन्होंने चालू की थी। उसके बाद साहूकार महाजन इस रूप में वे धनराशि अपने पास जमा करते थे और ब्याज पर ऋण भी देते थे। तो ये लोग जो थे वो ब्याज पर ऋण देते थे। और इसके अलावा व्यापारियों के रूप में ये लोग सोना, चांदी और गहनों का व्यापार भी करते थे। इसके अतिरिक्त वे हुंडिया और विनिमय पत्र भी जारी करते थे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खेतीबाड़ी की क्या सीमा थी। खेतीबाड़ी की सीमा को इस संदर्भ में समझा जा सकता है, यानी क्या लिमिट्स थी खेतीबाड़ी की मध्यकालीन भारत में। तो कुल खेती योग्य उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि पर वास्तव में जुताई हो रही थी, यानी कितनी भूमि तो खेती के लिए योग्य है, लायक है, लेकिन उसमें से भी कितनी भूमि पर जुताई हो रही है। गौर करने की बात यह थी कि व्यक्ति के पास पर्याप्त भूमि थी किंतु उस पर पर्याप्त ढंग से उत्पादन नहीं हो रहा था। तो उनके पास भूमि तो बहुत थी लेकिन उसके ऊपर उत्पादन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में खेती के विस्तार से उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता था, यानी नए नए क्षेत्रों को कृषि भूमि के अधीन लाया जा सकता था। उदाहरण के लिए समकालीन संसाधनों से हमें सूचना मिली है कि मुगल सल्तनत अवधि के दौरान गंगा, यमुना, दोआब की उपजाऊ भूमि के विशाल भूमि क्षेत्र वनों और घास के मैदानों से ढके हुए थे। मुगल काल में भी लोगों के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार का बहुत प्रसार हुआ, इसका हमें बताना है, विवेचना करना है। तो आंसर हो जाएगा मुगल कालीन भारत वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से बहुत समृद्ध था। देश को विभिन्न स्थानों के आपस में जोड़ने के लिए कुछ सड़कें थी जिनके द्वारा खूब व्यापार होता था। इसके अलावा नदियों द्वारा तथा जहाज़ों से भी व्यापारी लोग माल ले जाया करते थे। तो हमें इसमें बताना था तो कैसे जो है मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार हुआ। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान बनाए हुए थे, सड़कें बना दी थी काफ़ी अच्छी, जिसकी वजह से खूब व्यापार हो गया। उसके अलावा इन्होंने जहाज़ों से व्यापार किया, नदियों से व्यापार किया और इन्होंने व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा उन्नत स्थिति में ला दिया। जैसे चीन, बर्मा, इन सब के पास ये लोग व्यापार भेजने जाने लगे। तो ये सब आप देख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते थे,
वस्तुओं में सबसे प्रमुख क्या थी, वो वस्तुएं थी जिसमें कि नस्ल के घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े थे, बंदूकें थी, बारूद थे, ठीक है, चीनी के बर्तन थे, साज सज्जा थी, इत्र थे, ठीक है, इन सब का श्रृंगार का सामान था, मलमल के या फिर रेशम की ऐसी वस्तुएं थी, विदेशी शराब था, इन सब का ये लोग आयात करते थे और निर्यात भी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, सूफी शिक्षाओं के मुख्य पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो सूफी शिक्षा के क्या क्या मुख्य पहलू थे हमें ये बताना है। सूफी शिक्षा की उत्पत्ति, जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी शब्द सपा से हुई है, जिसके मायने है पवित्रता, यानी सूफी मतलब पवित्रता। सूफी रहस्यवाद का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ। भारत में सल्तनत की सत्ता होने से पूर्व ही सूफी सिलसिले का आगमन हुआ था। भारत में सल्तनत भी नहीं आया था, उससे पहले ही सूफी जो थे वो आ गए थे। सूफी संप्रदाय 12वीं शताब्दी तक 12 सिलसिले में विभक्त हो चुके थे। आरंभिक सूफियों में रबिया अल अदवई, अल जुन्नैद का बयां जिद बस्ती का नाम जो है उभर कर आता है। सूफीवाद का मूल आधार था ईश्वर, मनुष्य और उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो है प्रेम, और उसका मानना है कि इंसान का उदय रूह, कुर्बत तथा हुलूल देवी के रूप में मूल मिलाप के, यानी ये लोग मानते हैं कि अगर हमारा हृदय पवित्र होता है तो हम कितनी भी तपस्या कर ले, कितने भी खुदा को पाने के लिए कुछ भी कर ले, तो वो खुदा जो है वो हमसे वार्तालाप ज़रूर करेंगे, हमसे ज़रूर मिलने आएंगे। यही आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो कौन था, इंपॉर्टेंट है। फारसी साहित्य में उनकी क्या क्या जो है देन है। अमीर खुसरो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाली नाम के गांव में हुआ था। तो उनका जो बचपन का नाम था वो था अबुल हसन था। उनके पिता तुर्क थे और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत में आए थे। अमीर खुसरो जो था वो निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत ज़्यादा प्रमुख शिष्य था। अमीर खुसरो ने कविता, कहानी, मनसबी और अनेक पुस्तकें लिखी। अमीर खुसरो जो थे ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने अपने लेखन में हिंदी शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया था। तो अमीर खुसरो ने कैसी कविताएं लिखी जिसमें उन्होंने हिंदी शब्दों का ज़्यादातर तो जो थे ये क्या करते थे, उर्दू शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी और मुहावरों का इन्होंने प्रयोग जो था वो स्टार्ट किया। अमीर खुसरो की फ़ारसी साहित्य में क्या क्या देन थी। फ़ारसी साहित्य के विकास में खुसरो की देन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। खुसरो के साथ उपमहाद्वीप में फ़ारसी साहित्य ने एक नए युग में प्रवेश किया। कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न शैलियों में 99 रचनाएँ की हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं मुल्ला उल अनवर शीरीन खुसरो, लैला मजनू या फिर आईना ए सिकंदरी, ये सब इन्होंने लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ मसनवियाँ भी लिखी थी जिनकी ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व है। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का हमें वर्णन करना है तो मध्यकालीन धार्मिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में भक्ति आंदोलन एक बहुत ज़्यादा प्रमुख घटना थी। इसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव था। इस आंदोलनों के प्रवर्तकों ने मुख्यतः ईश्वर भक्ति पर बल दिया था। तो भक्ति आंदोलन, जो भक्ति के ऊपर जब बल दिया जाता है तो उसे भक्ति आंदोलन, इसी कारण से जो है भक्ति आंदोलन कहा गया था। भक्ति संतों ने ईश्वर भक्ति, एकेश्वरवाद, कर्म की प्रधानता, सामाजिक समानता, परस्पर प्रेम, भाईचारे और एकता पर बल दिया और मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच जो कि मतलब आडंबर थे ना, अंधविश्वास थे, उनका इन्होंने गहरा प्रहार किया और इस आंदोलन का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। तो इन्होंने क्या बोला कि ईश्वर की भक्ति जो है वो हम प्रेम से, भाईचारे से, ऐसे एकता से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला हम मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत ये सब ना माने, ऊंच नीच ना माने, और हमारा जो है भक्ति आंदोलन यही था। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। भारत में मुगल देश के प्रारंभ के साथ स्थापत्य कला जो थी वो प्रारंभ हो गई थी, यानी हमें इसमें बताना है स्थापत्य कला का मतलब होता है उन्होंने कौन कौन सी मूर्तियाँ या फिर कौन कौन से उन्होंने कह सकते हैं हम कुछ इमारतें बनवाई जो कि उस टाइम पे और आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मुगल काल की स्थापत्य कला सल्तनत काल की स्थापत्य कला से बहुत ज़्यादा अलग थी। सल्तनत काल की स्थापत्य कला में क्या था, उन्होंने कुतुब मीनार, आपने देखा है कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने ताजमहल वगैरह बनवाए, ये सब इन्होंने बनवाया था। मुगल कालीन स्थापत्य कला में जो थे स्थानीय और क्षेत्रीय विशेषताओं का भी समन्वय था। मुगल सम्राट अकबर ने शानदार परियोजनाओं की शुरुआत की जो इस युग का प्रतीक है। मुगल वास्तुकला का सूत्रपात बाबर के शासनकाल में हुआ था, किंतु भव्यता का जो युग था ना वो
हुमायूं के मकबरे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मकबरे बनवाए गए हैं जिनकी अलग ही विशेषता है। गुंबद थे, द्विगुंबदीय प्रणाली थी जो कि पहला मकबरा था। इसके अलावा जो थे इन्होंने मकबरे बनवाए। शाहजहाँ ने बहुत अच्छा काम किया, जहांगीर ने किस प्रकार से अच्छे अच्छे जो थे मकबरे बनवाए थे, ये सब हमें इसमें लिखना पड़ेगा। मराठों के उदय के क्या कारण थे, हमें ये बताना है अगले क्वेश्चन में। मराठों के उदय के कारण थे, मराठों ने दक्कन के सुल्तानों की सेना और दरबार में नौकरी की, राजनीतिक और सैनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पे सुल्तानों की सेना के साथ वो लोग रहे और दरबार में उन्होंने नौकरी की, और इसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक और सैनिक अनुभव प्राप्त किया जिससे कि उनका उदय हुआ। भक्ति आंदोलन, जाति प्रथा, झूठे वर्ग गुणों की आलोचना उन्होंने की और मराठा स्वराज्य को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। भक्ति आंदोलन में भी इन्होंने अच्छा अपना वो किया था। इसके अलावा शिवाजी और पिछड़ी जाति के लोगों से इन्होंने मित्रता की और जिससे कि मराठा आंदोलन व्यापक बना। छोटे देशमुखों ने शिवाजी की सहायता की। इनका बड़े भूस्वामियों से भूमि अधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा उन्होंने गोरिल्ला युद्ध के अवसर प्रदान किए। उन्होंने परिश्रमी तथा दृढ़ अहंकारी उन्हें बना दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का पतन इतनी तेजी से क्यों हुआ। तो औरंगजेब जब मरा तो इतनी तेजी से मुगल वंश खत्म क्यों होता चला गया। विशाल मुगल साम्राज्य जिसने समकालीन संसार को अपने विशाल एवं विस्तृत प्रदेश, कुशल सेना और सांस्कृतिक उपलब्धियों से चकाचौंध कर दिया था, वही साम्राज्य 18वीं सदी के आरंभ में ही पतन के मार्ग पर अग्रसर हुआ। अकबर ने जहां साम्राज्य को स्वामित्व प्रदान किया, शाहजहां ने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयत्न किया। तो अकबर ने जहाँ से स्टार्ट किया था, शाहजहां ने और भी ज़्यादा उसको फैलाने का जो सोचा। तो इसके क्या कारण थे इसके पतन के। सबसे पहले तो अयोग्य उत्तराधिकारी। इसका मतलब ये है कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे, जिसकी वजह से इसका पतन जो था वो तेज़ी से होता चला गया। इसके बाद रिक्त राजकोष। तो ये लोग क्या करते थे, ये सब के सब निकम्मे थे। इसके बाद जितने भी शासक हुए, मोहम्मद शाह हो या बहादुर शाह हो, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, रिक्त युद्ध और आक्रमण में जो था इनका जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा धन के अभाव में आ गए और इन्होंने अपनी जो थी हम कह सकते हैं अपने ऊपर इन्होंने अपना सारा पैसा लगाया और इस वजह से उन्होंने रिक्त का मतलब होता है खाली, राजकोष मतलब राजा का जो कोष होता है ना वो उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया। एकता का भी इनमें अभाव था और इस वजह से भी उनका जो था वो पतन होता चला गया। ठीक है, इसके अलावा विदेशी आक्रमण इन पर होते गए और जिस वजह से भी इनका पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और तब यह किस नाम से स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई थी और इस समय संयुक्त शेयर कंपनी के नाम से जो है इसे जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सर युद्ध के परिणामों की हमें व्याख्या करनी है। तो बक्सर युद्ध जो हुआ उसके क्या क्या परिणाम थे। बक्सर युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था उसमें मीर कासिम की घोर पराजय हुई और अंग्रेज़ जो थे वो विजयी होते चले गए। इसके बाद मीर कासिम भागकर इलाहाबाद पहुंचा और अंग्रेज़ी सेना अवध की ओर बढ़ गई। लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट के साथ जो है संधि कर ली, जहां एक और उसने शुजाउद्दौला को अवध वापस कर दिया, वहीं दूसरी ओर उससे कड़ा और इलाहाबाद जिले छीन लिए गए। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुजाउद्दौला को 50 लाख कंपनी को देने पड़े। अंग्रेज़ को अवैध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई, जहां एक और अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख वार्षिक पेंशन निश्चित किया। वहीं दूसरी ओर उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ये सारी चीज़ें बक्सर के युद्ध के बाद हुई। उसके बाद प्लासी के युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारण थे, क्या घटक थे। तो कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दस्तक के दुरुपयोग यानी सिग्नेचर के वो लोग जब दुरुपयोग करते थे तो बंगाल के नवाब को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और इस वजह से प्लासी का जो युद्ध था उसका मुख्य कारण यही था। रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती है संक्षेप में हमें बताना है। तो रैयतवाड़ी प्रथा का आरंभ अलेक्जेंडर रोड ने 1742 में किया। मद्रास
मद्रास में क्षेत्र में इन्हें जो था इसको प्रारंभ किया था। बाद में इस व्यवस्था को मुंबई में भी लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरंभ में हर गांव से पृथक रूप से राजस्व एकत्रित किया जाता था। यानी इसमें क्या होता था, हर एक गांव से पृथक रूप से जो था राजस्व लिया जाता था, किंतु बाद में प्रत्येक किसान से मूल्यांकन अलग से होने लगा और इस वजह से किसान जो थे वो भूमि के मालिक हो गए, ज़मींदार भूमि के मालिक हो गए और जो किसान थे वो क्या हुआ, किसान करों के भारी बोझ के नीचे आ गए और बार बार इस प्रथा पर फिर रोक लगाने की वो मांग करने लगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है, इसके क्या कमियां थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा ये चलाया गया था। यह एक इसमें क्या था, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया था कि कोई भी संपादक यानी अखबार का कोई भी संपादक अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी ना लिखे और अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसको क्या होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा इसके क्या क्या इस एक्ट में क्या क्या कमियां थी, ठीक है। तो कमियां हैं इसकी, सबसे पहले तो एक अत्यंत रंग भेदी और भेदभाव वाला अधिनियम था, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में ही रह के हम अगर कुछ गलत मतलब अंग्रेज़ों के गलत या फिर सही छाप रहे हैं उनके खिलाफ, तो ऐसी हमें वो नहीं थी अनुमति, ठीक है। तो ये गलत भेदभाव वाला अधिनियम था। इसमें भारतीय भाषाओं की अभिव्यक्ति का गला घोटने का प्रयास किया गया था। ये प्रतिबंध सिर्फ समाचारों पर था। इसमें लिटन के घमंडी स्वभाव को दर्शाया गया था। इस एक्ट के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय बुद्धिजीवियों की लेखनी पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। इसमें जिला अधिकारी के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान नहीं था। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ये नियम जो था ये बदल दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करनी है। तो 1857 का विद्रोह दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो था ये भारतीय इतिहास के प्रमुख विद्रोहों में से एक है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो थी वो हिला दी। इसने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लोगों के असंतोष को प्रेरित करने वाला ये विद्रोह था। तो ये जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। वो मेरठ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और अंग्रेज़ों की जो नई जो इनकी जो प्रणाली थी या फिर नए जो ये नियम ला रहे थे उनसे लोग परेशान हो गए थे। तो इस वजह से ये जो अधिनियम था ये लाया गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व प्रणाली प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने से अधिकतर जन समुदायों में असंतोष जो था वो व्याप्त होने लगा। लॉर्ड डलहौजी की संयोजन नीति और समाप्ति सिद्धांत विशेष रूप से अवध और उत्तर और मध्य भारत के अन्य भागों के संयोजन, मतलब इसमें ये बताया गया है कैसे इनके ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और कैसे ये लोग जो थे, पूरा ये आंसर हो जाएगा इसका, कैसे इन्होंने 1857 के रूप में ये विरोध सामने आए। रूस की क्रांति के हमें 3 मुख्य कारण बताने हैं। तो 20वीं सदी के इतिहास में रूस की क्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इसके फलस्वरूप एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, संसार में नई विचारधारा साम्यवाद का जन्म हुआ। बोल्शेविक क्रांति और रूस की क्रांति के कई कारण हैं। तो रूस की क्रांति जो है उसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, बोल्शेविक क्रांति आ जाए या रूस की क्रांति आ जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निरंकुश शासन था यहाँ पे। सबसे पहले जिस समय रूस की क्रांति हुई उस समय वहाँ रोमन नाव वंश था और उसका जो राजशाही शासन था वो निरंकुश था, गैर जवाबदेह था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई मतलब उस पर अड़चन ना लगे, कोई उंगली नहीं उठा रहा उनके शासन पे, ठीक है, कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा। जार देवी अधिकार के सिद्धांत पर शासन करता था और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, मतलब यही मानता था कि मैं ही राजा हूँ और मैं ही भगवान हूँ, ठीक है, निरंकुश था वो। उसके बाद मजदूरों की दयनीय स्थिति आई, तो इससे क्या होगा, रूस की क्रांति में सबसे पहले तो निरंकुश शासन था। जो राजा था वो ये मानता था कि मैं राजा हूँ और मैं ही भगवान हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इस वजह से मजदूर जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। और इस वजह से इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मजदूर वर्ग बनाया और उस समय उन्होंने जो क्रांति थी उसकी ताक में लगा रहता था। सेना में भी असंतोष आया। सेना जो थी वो अपनी अवस्था से संतुष्ट नहीं थी। जार तो था उस समय पे शासक था, तो इस स्वयं को सेना के उच्च पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति और वेतन वृद्धि करता था। यानी ये खुद ही लोगों के जो थे वेतन वगैरह ये सब इतना मतलब कि पहले से नहीं करता था। ये पदोन्नति और वेतन वृद्धि जब ही करता था जब ये उचित वेतन नियमित नहीं दिया जाता था।
यानी काम तो अपनी सेना से बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसको नियुक्ति या फिर पदोन्नति या फिर जो कह सकते हैं उसकी मतलब प्रमोशन वगैरह नहीं करता था, और उसको सही टाइम पे सैलरी नहीं देता था, जिस वजह से भी रूस की क्रांति और भ्रष्टाचार वगैरह फैल गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करने के साथ इसको वापस किए जाने तथा उन्हें आरंभ करने के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये आपका जो है पिछले साल वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकास के हमें विभिन्न चरण बताने हैं, और इसके अलावा इसको कैसे वापस किया जाए और इसके जो है स्टार्टिंग के क्या संदर्भ थे ये हमें बताना है। गांधी जी के द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर जो है विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने जब वायसराय के सम्मुख एक जो है मांग पत्र रखा था, उस पर कोई विचार नहीं आया, उस पर कोई उनका जो कह सकते हैं रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जिस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने नेहरू आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया। कालांतर में इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो सविनय का मतलब होता है सविनय, यानी हम विनती के साथ, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, इस आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या कार्यक्रम थे, इन्होंने नमक कानून का अवहेलना करके खुद नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा सरकारी सेवाएं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों, इनका सभी का बहिष्कार किया। महिलाएं जो थी वो स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना देने लग गई। इसके अलावा समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे विदेशों की, ये सारी चीज़ इसमें होने लग गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज जो थे वर्साय में ही बो दिए गए थे। तो ये कैसे था, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी और उसने वर्साय के अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करे थे, किंतु जर्मनी प्रतिनिधियों और जर्मन जनता ने आरंभ में ही वर्साय की कठोर अपमानजनक संधि के प्रति भारी असंतोष और रोष था। जर्मनी वर्साय संधि में संशोधन चाहता था, किंतु मित्र राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप जर्मन जनता ने तीव्र उत्तेजना और रोग उत्पन्न हो गया। जर्मन जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की कठोर और अपमानजनक शब्दों को दीर्घ काल तक, मतलब इसमें ये बताया है कैसे जर्मनी में और इनके बीच में जो था जनता ने निश्चित धारणा बना ली थी कि वर्साय जो था वो एक आरोपित संधि है, और इस वजह से इनके बीच में जो था हथियार उठाए गए और ये संधि के बाद इनके बीच में लड़ाई हुई। ऋग्वेद में सरदारी अथवा प्रमुख क्षेत्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता था, राजा और प्रमुख में क्या अंतर था, ये हमें बताना है। तो ऋग्वेद में राजा वैसे राजा नहीं होते थे जो कि आमतौर पर प्रसिद्ध हैं। इनके राजाओं के बजाय इन्हें सरदार या प्रमुख कहा जाता था। ऋग्वेद में जो बताया गया है, इस क्षेत्र पर इनका अधिकार होता था, उसे राज्य के बजाय जो थे सरदारी या प्रमुख के क्षेत्र में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में, राजा नहीं, उसको सरदार माना जाता, तो जहाँ पे ये काम करता था उसको सरदारी कहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कार्य करते थे, प्रमुख मुखिया का चुनाव पर आए लोगों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, जबकि राजा तो था वो वंशानुगत होता था। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या किया जाता था, सरदार जो था उसका तो चुनाव होता था, लेकिन राजा जो था वो वंशानुगत होता था, मतलब अगर बेटा है तो उसका बेटा बनेगा। ठीक है, बाप है तो उसका बेटा बनेगा राजा। प्रमुख के पास कोई भी स्थायी प्रशासनिक तंत्र नहीं होता था जो उसकी सहायता करता था। कुटुंब और अन्य अनुयायियों पर ये लोग आश्रित होते थे, जबकि राजा जो था अपनी सहायता के लिए मंत्री वगैरह रखता था। प्रमुख जो था वो नियमित कर एकत्रित नहीं करता था, वो जो था लोगों के उपहारों पर निर्भर करता था, लेकिन राजाओं को उपहार तो मिलते थे, लेकिन इसके साथ वो आय का जो उसका प्रमुख स्रोत था वो कर था। प्रमुख स्थायी सेना नहीं रखते थे, यानी जो सरदार थे वो प्रमुख स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो नागरिक को ही सेना बना के जो थे उनके ऊपर ही थे।
कि भाई अगर युद्ध वगैरह होगा तो जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं वही हमारी सेना है। लेकिन राजा क्या करता था, राजा के लिए एक जो थी स्थायी सेना थी जिसके लिए वो भर्ती भी करता था लोगों को। प्रमुख जो था उन सभाओं में लोगों से बातचीत करते थे जहाँ लोग महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। राजा भी उन सभाओं में भाग लेते थे परंतु ऐसा औपचारिक अवसरों पर ही होता था। इसके बाद अगला 50th क्वेश्चन, राजा बनने के तरीकों के उल्लेख करने हैं। जनपद के सरकार अथवा प्रमुख को राजा कहा जाता था परंतु राजा बनने से पहले बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसके बाद बलियों का आयोजन करते थे, ठीक है। रथ का सारथी, पारिवारिक पुरोहित, सेनापति, दूत सभी लोग होते थे। इसके अलावा आम जनता भी इसमें शामिल होती थी, वैश्य भी होते थे इसमें शामिल, पड़ोसी राजा भी इसमें शामिल भाग लेते थे, पुजारी भी जो थे उसमें भाग लेते थे, पौधों का भी इसमें आयोजन होता था और कथाएं सुनाई जाती थी। ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला अनुष्ठान था। इसके बाद जो था ये पूरा अनुष्ठान होता था। इसके बाद इसको संपन्न करने के बाद राजा जो था अपनी शक्ति की सार्वजनिक घोषणा करने के साथ साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता था। इन सब के बाद राजा का जो था पवित्र जल जो था उसके ऊपर छिड़का जाता था। इसमें सबसे पहले पुजारी और जो वैश्य थे या अन्य लोग थे राजा के संबंध में इस प्रक्रिया में भाग लेते थे। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अजातशत्रु अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर 495 ईसा पूर्व के लगभग बैठा था। उसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 32 साल तक 462 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अजातशत्रु एक बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। उसने राज्य का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजातशत्रु की सबसे बड़ी विजय छवियों के लगभग 36 राज्यों के संघ को जीतना था। इस काम को पूरा करने में उसे लगभग 16 साल लग गए और इस प्रकार अपनी विजयों से अजातशत्रु ने मगध राज्य की सीमाओं को बढ़ा दिया। महाजनपद राजतंत्र में महाजनपदों में अंतर स्पष्ट करने हैं, तो पूरा आंसर हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा ये आंसर है। उसके बाद गुप्तकालीन राज्य का विस्तार कैसे हुआ, कैसे गुप्तकालीन राज्य था वो विस्तार में आया, तो पूरा आंसर हो जाएगा इसका ये। अश्वमेध यज्ञ हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त नियुक्त हुआ। इसके बाद समुद्रगुप्त ने एक लंबी प्रशस्ति जो थी वो उसका उल्लेख मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी वो शासक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के विकास का मूल्यांकन हमें करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको प्रीवियस ईयर में भी आया होगा और उससे पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसके क्या क्या प्रशासन थे, सबसे पहले तो केंद्रीय प्रशासन उसका कैसा था। चोल जो थे वो जो उनका पद होता था वो पैतृक होता था, यानी पिता से मिलता था उनका पद, और ये प्रजा की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता था। राजा के अधिकार और सीमित थे। केंद्रीय शासन को ये लोग क्या करते थे, संचालन अलग अलग अधिकारी करते थे। साम्राज्य का ये लोग विभाजन करते थे, ठीक है, तो साम्राज्य भी अलग अलग उसमें बटा हुआ था। इसके अलावा मंत्री और अन्य अधिकारी भी थे और स्थानीय शासन भी ये लोग करते थे। ग्राम सभाओं के कार्य भी थे यहाँ पे। ग्राम सभाओं के लिए क्या होता था, गाँव के विकास के लिए अलग अलग समितियाँ बनाई जाती थी, जैसे कि जो है उनकी सहायता करने के लिए ग्राम में अधिकारी नियुक्त थे। राजकोष में जमा करते थे ये लोग अपना भूमि पे जो कर लगाते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके कामों पर दृष्टि रखने के लिए अलग से अधिकारी थे, ठीक है। मोहम्मद गोरी की भूमिका संक्षेप में वर्णन करना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी जो था वो भारतवर्ष में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है, यानी इसने मुस्लिम राज्य तो था यहाँ पे संस्थापित किया था। उसने अपने पराक्रम के द्वारा एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो विभिन्न क्रांतिकारियों के थपेड़े सहते हुए 6 शताब्दियों तक भारतवर्ष में कायम रहा। यानी इसने जो थे मतलब ये इसने हार भी मानी, हार भी हुई इसकी, लेकिन इसने कभी हार वैसे नहीं मानी, ठीक है। इसने अपनी नींव रखी यहाँ पर। इसके अलावा ये जो था बहुत समय तक भारत में नहीं रहा था, परंतु फिर भी वो अपनी भारतीय प्रदेशों के प्रति उदासीन नहीं रहा और उसने सभी समस्याओं के प्रति अपनी रुचि दिखाई। भारत में जितनी भी समस्याएं थी और उनको जो था उनको सुदृढ़ और संगठित बनाने के लिए अलग अलग कदम भी उठाए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे आर्थिक सुधार किए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो उसने आवश्यक वस्तुओं का जो था एक मूल्य निश्चित कर दिया, तो बाजार नियंत्रण उसने सबसे पहले किया। तो इसमें क्या किया इसने कि जो पहले क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले लोग अपने उस पे अपनी टर्म्स पे अपने पैसों पे
और अपने द्वारा एक निश्चित धनराशि पे अपना सामान बेचते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के जो मूल्य थे यानी जो प्राइस थे वो निश्चित कर दिए। इसके बाद वस्तुओं का संग्रह और बाज़ार, यानी इसमें क्या हुआ, वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए सुल्तान ने सौदागर, बंजारे ये सब नियुक्त किए और ये सभी अपने चारों ओर से 100-100 गज दूरी रखने वाले किसानों से अनाज इकट्ठा करते थे। फिर राशन प्रणाली जो थी, राशन प्रणाली विशेष रूप से अकाल के दिनों के लिए इसने जारी की और विभिन्न इसने विभागों की स्थापना भी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक राज्य के अर्थ और स्वरूप का वर्णन करना है, तो पूरा आंसर हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औपनिवेशिक राज्य से आपका है, ठीक है। उसके बाद भारत में 1813 के बाद के आर्थिक परिदृश्य को लिखें, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एल्स आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मैंने आपसे जो है बोला भी था पिछली वीडियो में, तो पिछली वीडियो प्लीज़ आप देख लेना ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाओ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, मैं मैप्स भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा मैप से रिलेटेड है, तो जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे मैप भरना है। तो कई बार आपसे जो है हड़प्पा के स्थल पूछ लिए जाते हैं तो मैप में, तो आपसे दिया जाएगा कि भाई ये आपका मैप है नीचे, और इस मैप को आपको रेखा मानचित्र के जो मैप है भारत का, उसको आप में ये निम्नलिखित जो है चीज़ें स्थान दर्शाने हैं। तो इसको मैप को मैंने आपके जो था क्वेश्चन पेपर समझाया है, पैटर्न समझाया था, उसमें मैंने समझाया कैसे आपको अटैच करना है मैप। वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से देख लो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एल्स आप जाकर चैनल पर भी विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपका हड़प्पा आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा जो है वो इस स्थान पे है, कालीबंगा जो है वो इस स्थान पे है, और उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा आपका इस स्थान पे है, लोथल आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा चंदूदड़ो यहाँ पे है, राखीगढ़ी यहाँ पे है, और लुम्बिनी जो है वो यहाँ पे है। ये सब आपको जो है पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है। नागेश्वर आपका इस साइड पे है, गुजरात के साइड पे, ठीक है। तो इसको आप मैप को देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए मिनिमाइज़ कर रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कौन सा स्थान कहाँ पे है। हड़प्पा का स्थान ज़रूर पूछा जाता है मैप में, ठीक है, और एक स्थान दिखाने का आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गया हो कि किस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, और मैं आशा करूँगी आप सभी का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक्स करिए बहुत सारे, और इसके साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, और आपके लिए मैं और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। होप वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है ना। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं TH क्लासेस के नाम से। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।